हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है 2023 का। ये टेस्ट नंबर आपका 11 है। 10 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बना रखे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपी पीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो, आरएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। ठीक है, देखिए, फर्स्ट टाइम जो विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे यूपी पीसीएस 2023 का टेस्ट सीरीज मिलेगा। वहाँ से जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 11 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, संसद के लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष जो है कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है कि ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लोक लेखा समिति के बारे में अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति यह संसदीय समितियां का ही हिस्सा है। ठीक है, संसदीय समितियां संसद के समक्ष प्रस्तुत सभी विधेयकों पर सूक्ष्म और गहन जांच पड़ताल करती है। कौन? संसदीय समितियां, इनका काम ये होता है। ठीक है, संसदीय समितियां का ही एक ये भाग है लोक लेखा समिति। देखिए, संसदीय समितियां जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है अस्थाई और एक होती है तदर्थ समिति। तो जो अस्थाई समिति होती है उसका यह भाग है लोक लेखा समिति। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा नामांकित, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? देखिए, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो 8। तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे 3 जगह जो है कि विधानसभाएं हैं। कहाँ कहाँ पे विधानसभाएं हैं? तो आपका दिल्ली में है, पुदुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं हैं। ठीक है, इन 3 जगहों पे विधानसभाएं हैं। तो विधानसभाएं जहाँ पे हैं वहाँ तो सीएम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विधानसभाएं जहाँ पे नहीं है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो उनके प्रतिनिधि जो है कि चुने जाते हैं किस प्रकार? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 3 तो ये हो गए आपका जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप को मिला दिया गया है। ठीक है, एंड लास्ट वाला है लद्दाख। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग का है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें से कौन सा भिन्न वर्ग का अनुच्छेद है? देखिए, 14 नंबर ये क्या कहता है? 14 नंबर जो है कि विधि के समक्ष समानता तथा विधियां का समान संरक्षण प्रदान करता है। यह है आपका 14 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है? तो 16 नंबर ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म के आधार पे विभेद या विभेद का प्रतिषेध है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जन्म या लिंग या जो मतलब किसी और स्टेट से है तो उससे भेदभाव करना है, नहीं करना है। ठीक है, 19 क्या कहता है? 19 कहता है ये है आपका स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है ये। और ये तीनों क्या करते हैं तो ये जो है कि समानता का अधिकार का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 19 के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का या बस जाने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये है समता का अधिकार वाले हैं। 14, 15 एंड 16 एंड 19 है स्वतंत्रता का अधिकार वाला है। तो इनमें से भिन्न कौन सा है? तो भिन्न है आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200।
पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति जी को राइट देता है, ये अधिकार देता है अध्यादेश जारी करने की या शक्ति देता है ये, ठीक है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद आपका 123। देखिए 123 के अकॉर्डिंग क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। जब संसद के सत्र चलते हैं ना, तो उसमें मान लीजिए कि कोई भी नियम कानून बनाना है तो वहां पे बन जाएगा। अगर चल रहे हैं तो ये इस टाइम पे जारी करते हैं राष्ट्रपति जी अध्यादेश, जिस टाइम पे दोनों सदनों में कोई भी सत्र ना हो, ठीक है। और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए कानून बनाना बहुत ही अनिवार्य हो गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी 123 अनुच्छेद है उसका प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए अनुच्छेद 360 क्या कहता है? अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपात के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 356 ये जो है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पे जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो होता है 356 के थ्रू। एंड अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? चेलाया समिति, चक्रवर्ती समिति, लकड़ावाला समिति एंड दत्त समिति। पूछा जा रहा है किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? वो कौन सी समिति है? तो वो समिति है आपका कौन सी? ये सी वाली, लकड़ावाला समिति। देखिए इसकी संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। देखिए इस समिति को जो है कि 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठन किया गया था, ठीक है। कब गठन किया गया था? 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और ये अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? तो ये अपनी रिपोर्ट 1993 में सबमिट करी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, राज्यपाल। देखिए राज्यों का जो सीमा क्षेत्र होता है उसमें वृद्धि कर देना या कमी कर देना या उसका नाम परिवर्तन कर देना, इन सब संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी जरूरी आवश्यक है? पूर्व मंजूरी किसकी आवश्यक है? तो यह है राष्ट्रपति की अध्यादेश के लिए, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, इसके लिए क्या करना पड़ता है नॉर्मली कि इसमें संसद का साधारण बहुमत से विधेयक पास करके ये किया जाता है। बट ये अध्यादेश की बात है तो ये राष्ट्रपति होगी। अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? राज पद्धति का प्रकार व स्रोत, देश का नाम व दर्शन, देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार, राज पद्धति का प्रकार व दर्शन। जो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत व संघ शब्द जो ये लिखा गया है इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है कि देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार। ये सी ऑप्शन आपका सही है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि जो अनुच्छेद 3 है वो क्या करता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये सब सारी चीजें अनुच्छेद किस के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 1 किसके बारे में बात करता है? तो ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है देशीयकरण के आधार पर, निवास के आधार पर, जन्म के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। देखिए जो हमारा संविधान है और नागरिकता कैसे प्रदान करता है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो हमारा संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। नागरिकता के बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया है हमारे संविधान में? तो संविधान के भाग 2 में
अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए भारत में जो नागरिकता है ना, वो जो है कि ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है, और यूएसए में क्या है, ये दोहरी नागरिकता है। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है, बस एक ही देश के हम नागरिक रह सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के समान। देखिए अनुच्छेद 11 में क्या कहता है, अनुच्छेद 11 हमारा ये कहता है कि नागरिकता के विषय में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो सांसद के पास है। ठीक है, तो सांसद के पास है। तो अगर हमारे भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, वो देशीयकरण के आधार पर भी कर सकता है, निवास के आधार पर भी किया जाता है, जन्म के आधार पे भी आप जो है कि मतलब हैं ही भारत के नागरिक, उपयुक्त सभी के आधार पे। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए इसके अलावा भी जन्म से अगर आपने पैदा हो गए तो आपका मतलब नागरिकता हो जाएगा, वंश परंपरा से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा करके, ठीक है, देशीकरण से, और भूमि के अर्जन के द्वारा। मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का मान लीजिए हमारा जो पाकिस्तान है इधर, ठीक है, पाकिस्तान का कुछ भाग हमने ले लिया, तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो हमारे देश की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि उनका ये पूरा लैंड हमारा हो गया ना। तो ये भी हो जाता है भूमि के मतलब भूमि के अर्जन के आधार पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार ने जो अशोक स्तंभ है हमारा, उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? तो ये अपनाया आपका कब? 26 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है, ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका सारनाथ से। देखिए इसमें 4 शेर हैं, चारों दिशाओं में ये मुंह करके खड़े रहते हैं, लेकिन 3 ही हमें दिखाई देते हैं, एक जो है कि पीछे रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। पूछा जा रहा है कि संविधान के द्वारा जो हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, उनको संरक्षण करने की शक्ति किसे दी गई है? जो हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं, अगर उसका हनन होता है या फिर उनको संरक्षण करना है, तो कौन कर सकता है? सांसद कर सकता है, कि राष्ट्रपति कर सकता है, कि प्रधानमंत्री कर सकता है, कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कर सकता है? तो जो भी फंडामेंटल्स राइट्स हैं, उनका संरक्षण की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। देखिए अगर हमारे फंडामेंटल्स राइट्स का हनन जब होता है तो क्या करते हैं? तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, जिन्होंने ये अंबेडकर जी ने इसको क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम अगर हमें हमारे फंडामेंटल्स राइट्स का हनन होता है और हमें हाई कोर्ट जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत हम हाई कोर्ट जाएंगे? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। जब भी जो लोग भी देख रहे हैं तुरंत वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया? अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2011 में, सितंबर 2011 में, जनवरी 2012 में। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया? तो ये घोषित किया अक्टूबर 2010 में। इस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 34वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन एंड 37वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन करके दिया गया? तो ये दिया गया आपका 36वां संविधान संशोधन करके। देखिए 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, और उस टाइम पे सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया? तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके। 34वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1974 में। और 37वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1975 में। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा। पूछा जा रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश
का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? अच्छा, ये बताइए कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइए कि राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति तो 1, 2, 3 के तहत जो है कि अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है कि अध्यादेश जारी करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं कि राज्यपाल जो है कि अनुच्छेद 213, ठीक है, 213 के तहत जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है इनको। देखिए, राज्यपाल भी इसी शक्ति का तब प्रयोग करते हैं जब विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। ठीक है, और राज्यपाल को भी ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तब राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं 213 के तहत। ठीक है, और इनका जो है कि अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका अनुमोदन किया जाता है राज्य विधान मंडल के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन थी वो महिला मुख्यमंत्री? तो महिला मुख्यमंत्री थी 1963 में बनी थी वो, कौन? सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, ये जो है कि किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली ये देश की पहली महिला है। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ही चीफ मिनिस्टर बनी और उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनी, कौन? सरोजनी नायडू। वो भी राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है, वो 1947 में बनी थी सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। और ये 1963 में बनी थी सुचेता कृपलानी, पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो सीएम हो महिला में या फिर राज्यपाल हो महिला में, इन दोनों में उत्तर प्रदेश जो है कि है। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता का आश्वासन देता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष क्षमता का आश्वासन देता है? कौन सा वह अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 14 नंबर। 13 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना, यह अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। एंड अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 जो है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 19 का 2। देखिए, कोई एक व्यक्ति है, उसको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका अनुच्छेद 20 के 2 में। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि कोई व्यक्ति एक बार वो क्राइम कर दिया तो उस क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए उसको। ठीक है, एक ही बार सजा मिलेगा उसको उस क्राइम के लिए, मतलब सेम जो मतलब क्राइम किया हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। किसी अनुच्छेद के तहत नवी अनुसूची का निर्माण किया गया है और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 का बी, अनुच्छेद 31 का ए, अनुच्छेद 30 का ए, अनुच्छेद 31। पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत नवी अनुसूची का निर्माण किया गया है और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को कहाँ पर डाला गया है? तो नवी अनुसूची में डाला गया है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, उसके बाद से 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हुआ और नवी अनुसूची को जोड़ दिया गया। ठीक है, 1951 में हमारे देश में संविधान में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, और उसमें जो है कि नवी अनुसूची जोड़ दी गई। आज के डेट में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आज के डेट में आपके 12 अनुसूचियां हैं, बट 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को कहाँ डाल दिया गया? नवी अनुसूची में डाल दिया गया। और किस किस अनुच्छेद में वो संशोधन किया गया था? तो देखिए, अनुच्छेद 21 के बी में भी किया गया था, सॉरी 31 के बी में और अनुच्छेद 31 के ए में। लेकिन ये भूमि सुधार वाले सभी कार्यक्रमों को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। वो किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है आपका अनुच्छेद 31 के बी के तहत। ठीक है, हालांकि ए भी उसी टाइम पे जोड़ा गया था, लेकिन ये सब मैटर कहां पे है? अनुच्छेद 31 के बी में है।
इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई, शक्ति प्राप्त हुई? तो कौन सा अधिनियम था वो? तो वो अधिनियम था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई इसके तहत, तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, वो था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर देना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्यप्रणाली का निश्चित कार्यकाल होना, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होना, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, एंड संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, एंड कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता इसमें से कौन सी है? तो इसमें से है आपका सी कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए, क्वेश्चन आज का है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। गलत युग में पहचानिए। अनुच्छेद 48 का क, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 49 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया गया है। इसमें जो है कि गलत युग में आपको बताना है। ठीक है, तो आप जो है कि इसका गलत युग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, फेसबुक पे मेरा पेज है श्री विद श्री करके, इसको आप लोग, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है श्री विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, तो आप यहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। एंड टेलीग्राम पे हमारा आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।